नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में तो वायु प्रदूषण का स्तर किस तरीके से नीचे आया। दुनिया के अलग अलग देशों में क्या लेवल थे जो बेहतर मानक कहे जाते हैं शुद्ध हवा के लिहाज से, साफ हवा के लिहाज से। और इसे बताती है यूएन की एक रिपोर्ट। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र की शहरी दुनिया में कोविड-19 की रिपोर्ट मंगलवार को जारी हुई, जिसके मुताबिक कोविड के चलते दुनिया में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम रहा। दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से भी कम हुआ, जबकि अमेरिका के अलग अलग शहरों में ये 18 से 40% तक था। जर्मनी और बेल्जियम में 20% और चीन के शहरी इलाकों में करीब 40% की कमी। आपको बता दें कि हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिकता से सांस संबंधी तमाम परेशानियां और बीमारियां होती हैं और वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत वाहन होते हैं। लॉकडाउन के चलते ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और प्रदूषण में अचानक तेजी के साथ कमी दिखी। लेकिन सवाल यह है कि इसे स्थायी करने के लिए अब क्या कदम उठाने होंगे, क्योंकि अब चैलेंज ये है कि दुनिया में अब लॉकडाउन से वापस अनलॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो कैसे प्रदूषण कम हो, क्या नीतियां हो और क्या चुनौतियां और क्या रास्ता, समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील पांडे हैं, सीनियर फेलो एंड डायरेक्टर एनवायरमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन टेरी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ उर्मी गोस्वामी हैं, असिस्टेंट एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स से। उर्मी, स्वागत है आपका। और पोलाश मुखर्जी हमारे साथ हैं, लीड हैं एयर क्वालिटी एनआरडीसी इंडिया से। आपका स्वागत है पोलाश। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर सुनील आपसे, किस तरीके से देखते हैं यूएन की इस रिपोर्ट को, और ये तकरीबन हर उस देश के नजरिए से या उस देश के आंकड़ों को बताती है, चाहे वो भारत की बात हो, चीन की हो, अमेरिका की हो या फिर छोटे छोटे देश हैं उनके बारे में भी, कि लॉकडाउन ने कैसे हमारे एनवायरनमेंट पर काम किया और किस तरीके का इम्पैक्ट हमने देखा है। धन्यवाद। लॉकडाउन से एक चीज क्लियरली सामने आई है और हमने जो हमारी संस्थाएं वायु प्रदूषण, वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रही हैं, जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दूसरी एजेंसीज हैं, उन्होंने क्लियरली दिखाया कि एयर पोल्यूशन लेवल नीचे चला गया है। इंडस्ट्रीज बंद हैं, व्हीकल्स कम है रोड पे, दूसरे ऑप्शंस जैसे बर्निंग है वो कम हो रही है। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो है वायु गुणवत्ता जो है पहले से अच्छी हो गई है। और जो है फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो है सभी लोग ये प्रे कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो ये वैल्यू जो है यही बनी रहे और कम से कम बढ़ें, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को कम से कम जो है नुकसान हो। तो अभी मैं इतना ही बताना चाहूंगा। ओके। और सुनील जी, लेकिन जो इसमें सबसे मेजर रोल दिख रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, इसको लेकर मैं समझना चाहूंगा दर्शकों के नजरिए से कि 70% तक दिल्ली में बताया जा रहा है। अगर मैं एवरेज करूं दुनिया के अलग अलग बड़े शहरों का 40% के करीब है जहां पर कमी आई है। इसमें ये जो फैक्टर है एयर पॉल्यूशन में या फिर जो हमारी परेशानियां होती हैं, जो रोग होते हैं वायु प्रदूषण के चलते, उसमें इसका कितना बड़ा रोल है और ये जो कमी है ये क्या संकेत मानव समाज के लिए? नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्चुअली जो है ये एसिडिक गैस है और जब ये पर्यावरण में आती है तो मॉइस्चर के साथ मिलके एसिड क्रिएट करती है। और जो पर्यावरण में मॉइस्चर होता है या इवन जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जो है वो एसिडिक इफेक्ट दिखाती है। नेचुरली इसका स्वास्थ्य के लिए अच्छा इम्पैक्ट नहीं है। कोई भी एसिड जो है, एसिडिक फ्यूम जो हम लेंगे अपने अंदर स्वास्थ्य से, जो है वो जो है हमेशा नुकसान करेगा। इसके अलावा क्या है, हमने ये भी देखा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के अलावा जो पार्टिकुलेट हमारे सांस में जा रहे हैं वो और नाइट्रोजन ऑक्साइड और दूसरी एसिडिक गैसेस मिलके उसके जो है इफेक्ट को और भी बढ़ा देती हैं। तो जो है जितना नाइट्रोजन ऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह की एसिडिक गैसें हम इनहेल करेंगे, उतना हमारे जो हमको जो है स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके।
उर्मी, किस तरीके से आप देखती हैं इस रिपोर्ट को, और खासतौर पर तब जब, क्योंकि हम विकासवादी अगर इस दुनिया के नजरिए को समझें और देखें तो शायद याद नहीं पड़ता कि पिछले कितने दशक पहले और जब विकास की दौड़ शुरू हुई उसके बाद ये पैरामीटर, ये लेवल हमने वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में देखे हों एक साथ। जी, आपने जो बोला सही बात बोला कि हमने ऐसे देखा नहीं है जब से विकास की ओर हम चले हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, तब से ऐसा जो लेवल्स है, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें या आप पीएम पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो हम एयर पोल्यूशन में सबसे ज़्यादा देखते हैं, एयर पार्टिकुलेट मैटर, या सल्फेट्स की बात करें, कोई सा भी आप गैस ले लीजिए, या आप जो ग्लोबल वार्मिंग के जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, मीथेन हो, सबका प्रोडक्शन लगभग में उसमें कमी आई है, कुछ में ज़्यादा कुछ में कम। और वो जैसे रिपोर्ट भी दर्शाती है कि लोकेशन टू लोकेशन वो वेरी करती है, पर ये जो हमने ये जो अचीव किया है, जो हासिल किया है, ये जो साफ हवा या साफ पानी, ये एक बहुत बड़ी कीमत पर आई है। हम ये तो नहीं चाहते हैं कि लॉकडाउन चलता रहे, या हम ये नहीं चाहते कि कोविड जैसे एक बीमारी फैलती रहे। तो बात जो आपने पूछी है कि इससे हम सीख क्या सकते हैं, एक जो सबसे बड़ी जो सीख है कि हमें ये पता चलता है कि जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि हर जगह एक ही चीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं प्रदूषण के लिए। जैसे आप हमारे देश में ही देख लीजिए, दिल्ली शहर में या एनसीआर में जो डस्ट है, चाहे वो रोड डस्ट हो या कंस्ट्रक्शन डस्ट हो, उसकी जो शेयर है वो काफी ज्यादा होती है। पर आप यूपी में चले जाइए, इलाहाबाद या ईस्ट यूपी में चले जाइए, वहाँ देखेंगे आप कि कोल डस्ट की जो है, क्योंकि वहाँ कोयले की खनी आसपास है, वो इलाका कोयले का है, तो इससे वहाँ कोल डस्ट से ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस दौरान ये जो हमारी सबसे बड़ी सीख है इस रिपोर्ट से, कि हमें एक असेसमेंट देती है कि क्या क्या जो सोर्स, जैसे जो एक सोर्स अपॉर्चनमेंट की बात होती है, हर एयर पोल्यूशन मैनेजमेंट की एक जो रिक्वायरमेंट होती है वो सोर्स अपॉर्चनमेंट, वो एक हिसाब से आपको परफोर्स आपका सोर्स अपॉर्चनमेंट का काम हो गया है। तो आपको आप अब जब पॉलिसी बनाएंगे, जब हम लॉकडाउन से निकल रहे हैं, जो पॉलिसी बनाएंगे, आप वो फोकस कर पाएंगे कि इन चीज़ों के वजह से हमारे शहर में, हमारे इलाके में प्रदूषण हो रहा है, तो हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी देन है। पर ये भी हमें समझना चाहिए कि जो रिपोर्ट जो हमें बताती है कि जैसे दिल्ली में आपने आंकड़े दिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का लेवल 70% कम हो गया, ये टेम्पोररी है, पर हमारे पास अभी भी एक छोटा एक अपॉर्चुनिटी है, वेरी स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम इस आंकड़े को इसको एक परमानेंट सोल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं। तो इसी पर पॉलिसी का फोकस होना चाहिए कि ये जो इस बीमारी के वजह से हमारे यहाँ प्रदूषण की कमी हुई, इसको हम कैसे परमानेंट बना सकते हैं, क्या। और इसमें बहुत सारे मेजर्स हैं, ऐसे नहीं है कि मेजर्स हमें पहले भी नहीं मालूम थे, पर एक हिसाब से एक आपको एनकरेजमेंट मिल गया क्योंकि आपका पोल्यूशन लेवल गिर गया, तो एक थोड़ा जो हम जो अंग्रेजी में बोलेंगे रूम टू मैनूवर, वो थोड़ा ज्यादा मिल गया आपके पास, थोड़ा और वर्क, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करने का या स्टेप्स लेने का एक समय मिल गया। नहीं तो आप नहीं तो सोचिए, हम जब भी प्रदूषण की बात करते हैं तभी एक इमरजेंसी के हिसाब से बात करते हैं। अभी आपके पास वो थोड़ा सा समय है कि आप सोच के आप चीजें इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके पलाश, लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें और हैं जो इस रिसर्च पेपर या फिर मैं कहूँ कि इस रिपोर्ट में आती है। उसके बाद मैं आऊँगा कि क्या वाकई इन पैरामीटर्स को मेंटेन किया सकता है लॉकडाउन के बाद भी, और क्या हम एक साथ विकास और इन पैरामीटर्स को देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले कि ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड का स्तर बढ़ने से अमेरिका और नीदरलैंड में क्रमशः करीब 8% और 21% तक की जो डेथ रेट है उसमें बढ़ोतरी। ये जो
रिपोर्ट का हिस्सा है, ये क्या कोविड एरा के दरमियान की बात हो रही है, या फिर मैं कहूं कि कोविड से पहले जब नॉर्मल सिचुएशन थी उस वक्त में ये लेवल्स बढ़ने से उसका इम्पैक्ट बताया जा रहा है? जी, मेरा मानना ये है कि जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड-19 इन एन अर्बन वर्ल्ड। तो ये बेसिकली ये क्लाइमेट रेजिलियंस और अर्बन रेजिलियंस की बात करता है, और इस एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो हमने कमी देखी है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये उसके हेल्थ से कोरिलेट करता है। जैसे आपने कहा, ये आंकड़े कहा है आपने, तो जो कंट्रीज को मेंशन किया है इस रिपोर्ट में, इन कंट्रीज में एयर पोल्यूशन के चलते जो हेल्थ इफेक्ट्स हैं उसके बारे में रिपोर्ट में बात की गई है। दूसरी बात, ये इसी रिपोर्ट में इसका भी जिक्र किया गया है कि एयर पोल्यूशन और कोविड का क्या रिलेशन है। तो ये काफ़ी जगह देखा जा रहा है, इटली में, यूएस में, इंडिया में भी, यहाँ पुणे में इसकी स्टडी हो रही है कि जिन जगहों में एयर पोल्यूशन के लेवल हिस्टोरिकली ज़्यादा हैं, उन जगहों में कोविड के इंसिडेंसेस और खास करके मॉर्टेलिटी, उसका कोरिलेशन देखा गया है। क्योंकि कोविड जो है वो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसीलिए ससेप्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, एयर पोल्यूशन आपको इस डिजीज़ से ससेप्टेबल कर देता है कि आपको ऑलरेडी अगर कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हों तो एयर पोल्यूशन से ये बढ़ जाता है, और कोविड जैसे खतरनाक बीमारियों का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई थिंक इसका बड़ा टेक अवे ये रहेगा कि आगे चलते ये जो हमारे बेनिफिट्स हैं ये टेम्पररी थे, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि टेम्पररी हैं, क्योंकि दिल्ली के शहर में ये ऑलरेडी लेवल्स बढ़ चुके हैं। हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो जो लेवल्स हमने अप्रैल के महीने में अचीव किया था उससे हम ऑलरेडी 20-30% ऊपर आ चुके हैं आज। कल ही आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि यमुना में फिर से फ्रॉथ नजर आना शुरू हो गया है। तो ये जो गेन्स थे, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था कि हमारे शहर किस तरीके से हो सकते हैं। मगर मैं बिल्कुल उर्मी जी से सहमति रखता हूँ कि ये इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। तो हमें अभी ये देखना चाहिए कि हम किस तरीके से इसको, हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं लॉन्ग रन में, और हेल्थ के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उसको हमें फैक्टर इन करना चाहिए जब हम अपने पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि आज से पहले, मेरे ख्याल, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आज से पहले ये कम, इस पे फोकस थोड़ा कम रहा है। ओके, डॉक्टर सुनील, लेकिन क्या जिस तरीके से दुनिया भर में अब लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि जहां पर एयर पोल्यूशन लेवल ज़्यादा थे वहां पर इस कोविड का सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट दिख रहा है, या फिर संक्रमण की संख्या वहां पर ज़्यादा रही है, तो अगर ये पूरी तरीके से कोविड से हम बाहर नहीं आ पाते और उन बड़े शहरों में दुनिया भर के जहां पर लॉकडाउन की तरफ वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं, इसका ख़तरा एक बार बढ़ सकता है। जो मैं कहूँ कि सेकेंड वेव की बात होती है, उस तरह के ख़तरे कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में सोचना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे जो है हमारा एनवायरनमेंट जो है, पर्यावरण इम्प्रूव नहीं होता है और लोगों को फिर से एक्सपोजर होता है, तो सेकेंड वेव भी आएगी। और जैसा कि बताया कि एयर पोल्यूशन है, या अभी मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर ये भी देख रहे हैं कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो भी जो है ज़्यादा ससेप्टेबल है कोविड के इन्फेक्शन को लेके। इन्फेक्शन एक तरह से ऑलमोस्ट सबको ही है, एसिम्प्टोटिक लोग हैं, या जो है हमको पता भी नहीं है, जिनका टेस्ट नहीं हुए उनको एक्सपोजर है कि नहीं कोविड का। तो आई मीन बॉडी का, जैसा मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी, कोविड जाएगा जब, तो हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप होगी पॉपुलेशन में, उसके बाद ही जाएगा, क्योंकि ये वायरस कभी पहले था नहीं। तो ये जो है, जितने हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी एक ऐसा वेरिएबल है जो एयर पोल्यूशन से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। अगर एयर पोल्यूशन हाई है तो नेचुरली हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, हमारी डिजीज फाइट करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो एयर पोल्यूशन जो है वो इज ऑल्सो वन ऑफ द कोमॉर्बिडिटी फैक्टर, जैसा हम बोलते हैं कि कोविड के लिए जो है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कोविड के उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील, क्या हमें दोबारा से रिविजिट करना होगा अपनी पॉलिसीज़ पर, क्योंकि ये रिपोर्ट में यूएन चीफ ये भी इशारा करते हैं कि जब हम
लॉकडाउन की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो हमें उस तरह की पॉलिसीज़ पर फोकस करना होगा जो कि समावेशी हों और वास्तविकता के करीब हों। डेवलपमेंट और नेचर को एक साथ लेकर चलने की ताकत और पोटेंशियल उनके अंदर नज़र आती हो। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अभी अनफॉर्च्युनेटली बहुत अनफॉर्च्युनेट है कि हम अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट फुल उसमें शुरू नहीं कर पा रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि जो लोग जिनको जो है काम फिर से शुरू करना है, धंधा फिर से शुरू करना है, उनकी डिपेंडेंस पर्सनलाइज्ड व्हीकल पे बढ़ रही है, बिकॉज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबल नहीं है उनको। चाहे वो कोविड की वजह से बंद हो, चाहे लिमिटेड लोग जो है ट्रैवल कर पा रहे हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। और अगर हमको पर्सनल ट्रांसपोर्ट देखना ही है, इफ इट इज़ नॉट अवॉइडेबल, तो हम कैसे फॉसिल फ्री पर्सनल ट्रांसपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, वो जो है हमको देखना होगा। और ये अपॉर्चुनिटी है जब हम इस तरह के जो है एक्सपेरिमेंट्स और एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं, जैसे ई मोबिलिटी फॉर एग्जांपल। ओके पराश, क्योंकि 2-3 तरह के चैलेंजेस दिखते हैं। एक तरफ जैसे कि उर्मी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं नेचर के तौर पर, वो हमने मांगी नहीं, लेकिन कोरोना के चलते वो हमें मिल गई हैं और उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन जब हमने उसको देखा है कि ये मुमकिन है, तो अब हमें प्रयासों की ज़रूरत है। लेकिन उन प्रयासों के साथ साथ इकोनॉमी को वापस रास्ते पर लौटना और इसके बीच का रास्ता या फिर इक्विलिब्रियम, वो कैसे और कितना आसान या मुश्किल? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और सुनील जी ने भी ये बात करी थी ब्रीफली कि हम इक्विटी और इक्वालिटी की अगर बात करते हैं, तो कोविड ने ये बहुत क्लियरली एक्सपोज कर दिया है कि हमारा जो आज की सोसाइटी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इनइक्विटीज़ के चलते बहुत ज़्यादा अनइक्वल इम्पैक्ट हो रहा है। आप कोविड को देख लीजिए, ऐसे कई लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हैं, उनके इनकम पे इफेक्ट हुआ है। और सिमिलरली अगर हम जो एग्जांपल सुनील जी ने बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया है, तो ये भी एक बड़ा कारण है जो हम देख रहे हैं कि दिल्ली में 70% नॉक्स रिडक्शन हुआ है, बाकी शहरों में सिर्फ 40% या 50% हुआ है। इसीलिए क्योंकि नॉक्स का सबसे बड़ा सोर्स व्हीकुलर एमिशंस है, और केवल इंडिया में हमने देखा है कि एब्सोल्यूट लॉकडाउन किया गया है, जहाँ पे सारे कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स पे बिल्कुल बैन किया गया है। जबकि बाकी देशों में एक जो एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसे फिर भी चालू रखा गया था। तो ये भी एक फैक्टर है कि जो दिल्ली में रिडक्शन है नॉक्स लेवल में, वो हायर है। और आगे चलते अगर हम इनइक्वालिटी और इनइक्विटी की बात करें, तो एयर पोल्यूशन में ही की अगर बात करें, तो एक ही शहर के अंदर काफ़ी जगह हम अनइक्वल लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन देखते हैं। जो लो इनकम एरियाज होते हैं, जो रोड साइड के पास में होते हैं, वहाँ पे इनवेरिएबली एयर पोल्यूशन लेवल्स जो हैं वो हायर लेवल्स होते हैं। वहाँ की अगर आप कंस्ट्रक्शन भी देख ले, तो खास करके अभी कोविड के टाइम पे वहाँ पे अर्बन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी के चलते भी। तो ये जो इनइक्विटी का स्ट्रक्चर जो है, जो हमारे पॉलिसीज में इनबिल्ट है, इसकी बात करता है रिपोर्ट कि आगे चलते हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आगे के जो पॉलिसीज बनाए हम उसे इन चीज़ों को हम एड्रेस कर सकें। उर्मी, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये रिपोर्ट कहती है और हम सब ने देखा है कि कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों से शुरू होता है और उसके बाद वो दूसरे ग्रामीण भारत या फिर दुनिया के अलग अलग ग्रामीण इलाकों तक पहुंचता है। विकास की आधारशिलाएं जो रखी गई वो भी बड़े शहरों या उसी के इर्द गिर्द रखी गई। अब सवाल ये है कि किस तरीके की पॉलिसी हो ताकि दोनों के बीच सामंजस्य जरूरी रहे, और इससे पहले हमने स्वास्थ्य को वो तवज्जो नहीं दी थी जो विकास के पैरामीटर या विकास की जीडीपी ग्रोथ को हम देते रहे हैं। ये सारे सवाल आपके जो है बहुत जायज़ हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात ये है कि हमें एक चीज़ छोड़ देनी चाहिए जो हम हर टाइम और अक्सर पॉलिसी में देखते रहते हैं, वो है कि हम तोलते हैं कि एनवायरमेंटल इंटेग्रिटी या एनवायरमेंटल वेलबींग और इकोनॉमिक डेवलप, ये दोनों चीज़ें
अलग नहीं। आप अगर आप चाहे कितना भी ज़्यादा कमा लें, कितना भी ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप करें, अगर आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ कम होती जाती है, खराब होती जाती है, तो उससे उस एक इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा नहीं पहुंचेगा, उसमें गड़बड़ होगा। तो इसलिए दोनों चीजें इकट्ठे जा सकती हैं और जानी चाहिए। कोविड-19 की सबसे बड़े, अगर आप एक हिसाब से देन मान के बोले, तो ये है कि वो एक हिसाब से एक मैग्नीफाइंग ग्लास के तरफ काम करती है। हम ये पहले भी जानते थे कि पोल्यूशन से लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, लोग उनको बीमारियां होती हैं तरह तरह की, चाहे रेस्पिरेटरी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे जो हम बोलते हैं उनका जो मानसिक डेवलपमेंट है, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, वो कम होती है, उसमें असर पड़ता है। ये हम पहले भी जानते थे। पर आपने जैसे बोला, जैसे शहरी इलाकों में जहाँ पॉपुलेशन डेंस है, वहाँ कोविड का जो इंसिडेंस है ज़्यादा, केसेस ज़्यादा हैं, और वहाँ और जहाँ कम लोग हैं, डेंसिटी कम है, जहाँ खुला है, जहाँ वहाँ कम हुए थे, बाद में वहाँ फैले। तो ये साफ आप एक चीज़ तो आप मान के चल सकते हैं कि कोविड के वजह से ये जो कनेक्शन है बिटवीन हेल्थ एंड पोल्यूशन, वो और क्लियरली सामने प्रकाश हुआ है। एक है वो। दूसरी बात ये है कि हमें ये देखना है कि हम ये नहीं बोल सकते कि हम और शहर नहीं बनाएंगे। हमें ये देखना है कि हम विकास कैसे कर सकते हैं जो लोगों की हेल्थ, लोगों की प्रोग्रेस सेंटर में रखें। हम अक्सर बात करते हैं कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, पर हम भूल जाते हैं कि इंसान जो है वो है इस बात के सेंटर में है। तो वी हैव टू फोकस ऑन पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब हम करेंगे तो हम इनके जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ऐसा नहीं है कि उससे इंडस्ट्री ना लगाया जाए, पर ऐसा हो कि लोगों को हानि कम। तो एक है, तो कोविड एक हिसाब से एक बहुत बड़ा वार्निंग है। जब इंडिया जैसे देश जब प्रोग्रेस करने का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे रहे हैं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कोविड का सबसे बड़ा जो लेसन है कोविड का, वो उसमें है। और आप इस रिपोर्ट में भी आप देखेंगे वो हाईलाइट यही चीजें करती हैं कि कहाँ हमारी जो डेवलपमेंट पाथ में है, कि आज तक हम लोग ऑप्शंस जो ले रहे हैं उसमें से कैसे हम अपने आप को हानि में डाल रहे हैं। तो इसलिए इस रिपोर्ट का जो इम्पोर्टेंस है, ये एक हिसाब से एक वार्निंग है, एक छोटा सा फील्ड गाइड टू वार्निंग ऑफ थिंग्स नॉट टू डू के हिसाब से। ओके। और आखिर में मैं एक रिएक्शन चाहूंगा आप तीनों का। शुरुआत डॉक्टर सुनील आपसे। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, और जो भी सरकारें हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, इस रिपोर्ट के साथ और जो मौजूदा हालात हमने देखा है पिछले 4 महीने में, सबसे बड़ा चैलेंज क्या नज़र आता है, और क्या जो कन्वेंशनल तरीके हैं उसके सहारे हम इस चैलेंज से मुकाबला कर पाएंगे, या कुछ हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा, करना होगा? सर, हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है क्योंकि मैं वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करता हूं, तो एक और इशू हम ग्रैपल कर रहे हैं कोविड के टाइम्स में, जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स को लेके है, जिसमें कि जो है ग्लोबली एक वो सहमति बन रही थी कि कैसे इनको कम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली सिंगल यूज प्लास्टिक हैज़ कम एज अ ब्लेसिंग कोविड-19 में, जहाँ की फेस मास्क जो बन रहे हैं, जो डिस्पोजेबल फेस मास्क हैं या जो पीपीज हैं, कवरऑल, ये सारे जो है सिंगल यूज पॉलीप्रोपिलीन के बन रहे हैं, विच इज सिंगल यूज प्लास्टिक, एंड उनको फेंकना है सिंगल यूज के बाद, बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी में ट्रीट करना है, विच इज अ नेसेसरी एविल। तो बट आई मीन प्लास्टिक हैज कम एज अ सेवियर इन दिस टाइम ऑफ कोविड, प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सोल्यूशन। तो ये एक चैलेंज तो है। और ऑन द पोल्यूशन साइड ऑल्सो एक अर्जेंट चैलेंज है कि कैसे हम अपने मेट्रो सिटीज़ को डीकंजेस्ट कर सकें,
एंड दिस इज अ टाइम जब हम इस तरह के पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। और नॉट ओनली दिल्ली की बात, तो दिल्ली कैपिटल है इसलिए बहुत होती है, बट एयर पोल्यूशन अगर देखें तो ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है। अब तो मतलब जो जितने भी डेटा और इंडिकेशंस आ रहे हैं, पलाश वुड एग्री विथ मी कि ये पैन इंडिया प्रॉब्लम है, तो इसके सोल्यूशन भी पैन इंडिया लेवल पे लेने होंगे। खाली दिल्ली साफ करने से या जो है कोई पर्टिकुलर रीजन साफ करने से कंट्री साफ नहीं होगी। ओके सर, कैलाश आपका टेक? जी मेरा भी यही मानना है कि आगे चलते इसको हम इन ये लेसन्स जो हैं इनको हमें इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे हर लेवल पे, नेशनल, स्टेट एंड सिटी लेवल पे। और जो एनवायरमेंटल लेसन है इसमें से, ये हमें एनवायरमेंटल एंड इक्विटी दोनों को हमें केवल नाम के वास्ते नहीं मगर इसका इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत गहराई से जाना पड़ेगा। और ये डायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल पे एक सवाल है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही है जो इसको ये सारे जो हमारा कंजम्पशन वाला लाइफस्टाइल है यही प्रमोट कर रहा है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और जिस टाइप का हम इम्पैक्ट देख रहे हैं हेल्थ पे, वो एक चीज़ था। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाहता था कि ये ऑल्सो हेल्थ को बहुत सेंट्रलाइज करने की मांग करता है ये, इससे आगे चलने से। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे हमारे एयर पोल्यूशन के लॉज हैं, एयर एक्ट है। तो एयर एक्ट जो है वो केवल वो हेल्थ शब्द को मेंशन नहीं करता। एयर एक्ट जो है वो फोकस करता है कि हमारे जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसे हम मीट करना चाहिए, मगर उसका जो अल्टीमेट आउटकम है वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वो हेल्थ बेनिफिट्स को हमें सेंट्रलाइज करना चाहिए हमारे सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस में। जी ओके उर्मी, एक आखिरी रिएक्शन चाहूँगा, लेकिन एक सवाल के साथ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब हमने एक लंबा, चाहे भारत की बात करें दुनिया के अलग अलग देशों का, लंबा लॉकडाउन का फेज़ हमने देखा है, तो जो पब्लिक है वो यूज्ड टू हो चुकी है उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को लेकर, और ये सबसे अच्छा वक्त है कड़ी पॉलिसीज़ के साथ, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ सरकारों को लागू करने के लिए, क्योंकि हम अब ज़्यादा यूज्ड टू हैं और हम देख चुके हैं कि कितने बड़े खतरे के साथ हम बाहर आ रहे हैं। जो कोविड है वो एक एनवायरमेंटल जो उसका जो असर है हेल्थ पर, जो इतना बड़ा असर है, और उसके जो एनवायरमेंटल लॉकडाउन के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमें दिख रहे हैं, तो एक हिसाब से जनता तैयार है, क्योंकि एक इतनी बड़ी बीमारी के सामना करना जिसमें इतने सारे अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स हैं, तो एक हिसाब से आप रेडी हैं। हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पॉलिसी लेवल पर, और एक हिसाब और दूसरे हिसाब से एट ए जनरल लेवल दैट जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो एक बोझ नहीं है, उसका भी इकोनॉमिक बेनिफिट है। क्योंकि अगर हम किसी देश की जो पूंजी की बात करते हैं उसमें सिर्फ उनकी जो ईयरली इनकम है या जीडीपी वो काफ़ी नहीं है, वो उसमें हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं, जैसे जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, ये सब आता है। पर दूसरी बात नेचुरल कैपिटल, आपके देश में क्या नेचुरल कैपिटल है और उसको आप कैसे उसका देखभाल कर रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में यूएन की जो रिपोर्ट है वो कोविड एरा में किस तरीके से पॉल्यूशन को देखती है, क्या आंकड़े हमारे सामने हैं और उससे हम क्या सीख ले सकते हैं और भविष्य को लेकर हम किस तरीके की योजनाएं या पॉलिसी तैयार कर सकते हैं। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।